कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तब हालत काफी बुरी कर देता है, टाइट कर देता है। यह बात पाकिस्तान को अभी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तो कारण क्लियर हैं जिसके वजह से आज पाकिस्तान डूब रहा है। आपने तो सिर्फ फ्लडिंग देखी है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके वजह से भी और जो आज सिचुएशन पाकिस्तान में खराब हुई है वो कई और वजहों से आज डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? क्या दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है या पाकिस्तान खुद? और पाकिस्तान के सिचुएशन से दूसरे देशों को क्या सीख लेनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ग्लोबल क्यों एक चेतावनी है, वो जानने की कोशिश करेंगे आज देशभक्त पर। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले पाकिस्तान डूबने का कारण तो पानी ही है, सिंकिंग अंडर वाटर। क्यों? पाकिस्तान ने अभी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। 33 मिलियन पीपल, माने एक समझ लीजिए 7 में से एक पाकिस्तान बुरी तरीके से इंपैक्टेड है इस फ्लडिंग से। 1100 जाने कम से कम जा चुकी हैं। 66 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में अभी कैलामिटी हिट हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो 5000 किलोमीटर आपके रास्ते बर्बाद हो चुके हैं। 10 मिलियन घर पार्शियली या फुली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और अगर आप लाइव स्टॉक कैटल की बात करें, जिससे बहुत लोगों का गुजारा चलता है, लाइवलीहुड चलता है, तो 7 लाख मरने की बात है जहां तक कैटल और लाइव स्टॉक की बात है। अगर आप सदर्न प्रोविंस ऑफ सिंध की बात करें तो वो वर्स्ट इंपैक्टेड बोला जा रहा है। करीबन 4 लाख लोग अभी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। इसकी तुलना जो अभी पाकिस्तान में हो रही है उससे 2010 से किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट ऑन रिकॉर्ड फ्लडिंग था, जिसमें 2000 लोग मारे गए थे और अबाउट 1/5 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर। अभी 1/3 अंडर वाटर बोला जा रहा है। यह सब हो क्यों रहा है? जो लोग एनवायरमेंट ट्रैक करते हैं उनके लिए यह कोई शॉकिंग चीज नहीं हो रही है जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 8th रैंक पे आता है लॉन्ग टर्म ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। माने वो वाले देश जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं, 8वें पायदान पर पाकिस्तान आता है। वैसे इंडिया टॉप 20 में आता है, पाकिस्तान टॉप 10 में है, तो हमारे लिए भी वनरेबिलिटीज हैं। इसी साल कुछ महीने पहले पाकिस्तान एक ड्राउट और एक हीट वेव के चुंगल में था। 51 डिग्री टेंपरेचर चले गया था जकोबाबाद में, सिंध प्रोविंस में। उसी पाकिस्तान में कुछ महीने बाद ताबड़तोड़ फ्लडिंग हो रही है, जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है। घाटा $10 बिलियन तक का बोला जा रहा है। और इस $10 बिलियन के नुकसान को कवर करते करते, माने जो रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कहना है, सालों लग जाएंगे। और उनका जो प्रेडिक्शन है कि ये जो आप $10 बिलियन रिकवर करने जाओगे, उससे पहले एक और नेचुरल डिजास्टर आपके ऊपर हो जाएगा, एक के ऊपर एक। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस क्या कहते हैं? पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं वो मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स है। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्मों में आप देखते हैं कि ये आपदा आ गई, वेदर चेंज हो गया, पूरे के पूरे बाढ़ आ गए, अर्थक्वेक आ गए, उसी तरीके की चीज हो रहा है। गुटेरेस कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, साउथ एशिया एक क्लाइमेट क्राइसिस हॉटस्पॉट बन चुका है। वहां लोगों की 15 गुना और चांसेस हैं ये क्लाइमेट इंपैक्ट से मरने की। आप सोचिए कि पहले हम सोचा करते थे क्राइम होगा, राइट्स होगा, उससे लोग मरेंगे। यहां यूएन की टॉप बॉडी हमसे क्या कह रही है कि 15 गुना ज्यादा लोग मर सकते हैं हमारे एरिया में, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज से। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लेट्स स्टॉप स्लीप वॉकिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्लैनेट बाय क्लाइमेट चेंज। टुडे इट्स पाकिस्तान, टुमारो इट कुड बी योर कंट्री। अब पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान कह रहा है, देखिए ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, यहां हमारी गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है? हम तो सिर्फ 1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम आते हैं टॉप 10 कंट्रीज जो कि वनरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बड़े बड़े देश जो एमिशन करते हैं उसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो कहां तक पाकिस्तान सही है कि जो आज पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है उसकी एकदम गलती नहीं है, या उसकी भी गलती है? थोड़ा सा ग्रे एरिया है, इसको समझने की जरूरत है कि इसमें पाकिस्तान खुद क्यों फंसा हुआ है। पहले यह देख लेते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्लडिंग हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है। ऑलरेडी हमारी दुनिया 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुकी है, गर्म हो चुकी है इंडस्ट्रियल एरा शुरू होने के बाद। अब इससे क्या होता है? इससे धरती और गर्म होती है। उससे क्या होता है? ग्लेशियल मेल्टिंग। पाकिस्तान में 7000 ग्लेशियर्स हैं। अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल हटा दो तो एक ही देश है जिसमें इतने सारे हैं। टॉप नंबर 1 कंट्री है जहां इतने सारे ग्लेशियर्स आपको एक ही देश में मिल जाएंगे। लेकिन यह खुश होने की चीज नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यही ग्लेशियर वाटर मेल्ट कर रहा है और फ्लड वाटर बन जा रहा है। तो इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो पहले ही क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा था, अब बार बार
इसके ऊपर फ्लडिंग आएगी। एक बार की बात नहीं है, बार बार आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये गर्मी में पानी छोड़ते हैं, रिवर भरते हैं, लेकिन अब अगर ये तेजी से मेल्ट होने लगे और विंटर पे फिर से फ्रीज ना हो पाए तो हर साल ये ग्लेशियल मेल्ट और तेज होता रहेगा और ये साइकिल शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के लिए और ये अब रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किंतु परंतु हम मान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दिया, जो कि एक एम्बिशियस गोल है अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि होगा नहीं क्योंकि हम और गर्म होते जाएंगे एज अ प्लैनेट। लेकिन अगर यह हो भी जाता है तब भी यह ग्लेशियल मेल्ट कैरी ऑन करता रहेगा क्योंकि हम एक साइकिल में घुस चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है कि आपने जो प्लेज किया था $100 बिलियन जो आप कमजोर इकोनॉमिक नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को देने वाले थे, एज अ हर्जाना समझ लीजिए कि हमने एनवायरमेंटल डैमेज किया है, उससे हमें एड दीजिए। तो पाकिस्तान वो एड मांग रहा है। अब जहां तक एड की बात है, यूके ने ऑलरेडी एक लाइफ सपोर्ट पैकेज ऑलरेडी पाकिस्तान को दिया है। उनके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO और यूके के ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट ग्रुप ने टोटल मिला के 15 मिलियन पाउंड्स का एक इमरजेंसी पैकेज उनको दिया है। इंडिया ने भी अफसोस जताया है पाकिस्तान में क्या हुआ है, ऑल्दो डायरेक्टली अभी हेल्प नहीं किया है। बोला गया है कि अगर पाकिस्तान हेल्प मांगेगा तो इंडिया जरूर हेल्प देगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी थैंक किया है नरेंद्र मोदी को कि भाई आपने सहानुभूति हमारे साथ जताई है, उसके लिए धन्यवाद और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। आपको क्या लगता है वैसे इंडिया को हेल्प ऑफर करना चाहिए या वेट करना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि वो मांगे हेल्प, तभी हम उसे हेल्प देंगे? चलिए, ये तो रहा क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं पाकिस्तान की गलती कहां है। इससे क्या पाकिस्तान बेटर निपट सकता था? क्यों पाकिस्तान दो और फ्रंट्स पर भी बहुत बुरी तरीके से डूब रहा है? क्योंकि एक तरफ पानी में डूब रहा है और दूसरी तरफ डेट में डूब रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफी एक्सटर्नल कंडीशंस और इंटरनल कंडीशंस की वजह से मार खा रही है। एक्सटर्नल कंडीशंस यूक्रेन, डोमेस्टिक चैलेंजेस, अनइवन पॉलिसी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया है। क्यों? क्योंकि भैया अच्छा चलो अपने कर्जे तो पूरे कर दो, क्योंकि अगर ये इमीडिएट एड बेल आउट पैकेज आज पाकिस्तान को नहीं मिलता इस हफ्ते तो उसकी जो डेट ऑब्लिगेशंस है वो डिफॉल्ट कर जाती और फिर वही श्रीलंका वाली हालत पाकिस्तान में हो जाती। लेकिन IMF कहती है पाकिस्तान इज इन अ चैलेंजिंग इकोनॉमिक जंक्चर, क्योंकि भाई डिसरप्शन ऑफ कमोडिटीज हुई हैं, प्राइसेस बहुत बुरी तरीके से बढ़ी हैं, पेट्रोल के दाम बहुत बुरी तरीके से बढ़े हैं। अगर आप प्राइस इंडेक्स की बात करें पाकिस्तान की 44.58% पर बैठी हुई है, तो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन अभी चल रही है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो पाकिस्तान की होती है वो हिस्ट्री में सबसे ऊपर बैठी हुई है। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें वो भी मल्टी डेकेड हाई ऑफ 27.3% पर बैठा है। उसके बाद आप स्टेपल की बात कर लीजिए, वेजिटेबल की बात कर लीजिए, कुकिंग ऑयल की बात कर लीजिए, हर चीज अभी CPI इन्फ्लेशन 24.9 के आसपास बैठी हुई है। तो ताबड़तोड़ इन्फ्लेशन 40 साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अभी है। इसीलिए बोला जा रहा है कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का भी हालत उसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स 500 रुपए में बेच रहे हो तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और उसके ऊपर ऑफकोर्स पाकिस्तान को अब दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, चाहे वो टोमेटोज एंड अनियंस फ्रॉम इंडिया ही क्यों ना हो। इसके बारे में भी वहां बात चल रही है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल रिलक्टेंस है इस चीज को लेकर, लेकिन पॉइंट यह है आप इंडिया का हेल्प लो ना लो, लेकिन फैक्ट तो यह है कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व अभी $8 बिलियन तक ही रह गया है। सिर्फ $8 बिलियन के पास उनके पास अपना फॉरेक्स रिजर्व है। इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप एक्सटर्नल डेट की अगर बात करें $250 बिलियन का डेट है उनके पास। कैसे चुकाएंगे? अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में बात करो 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज का उनका डेट है। किसी तरीके से अभी इस डेट को चुकाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया, अब तो बैड डेज अहेड, सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया है, साफ साफ चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान के लोगों को कि भैया अभी सिचुएशन और खराब होने वाली है। ऑब्वियसली ब्लेम गेम वहां भी चलता है, नेहरू को लेकर वहां माने उनके लिए माने वो कह रहे हैं कि इमरान खान के रेजिम ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अब इंपोर्ट्स को कर्ब करती रहेगी अगले कुछ महीनों तक, जिससे कि फॉरेन रिजर्व कुछ बचे। और अगर आप बाहर से कुछ चीज लाना चाहते हो, नॉन एसेंशियल आइटम अगर आप लाना चाहते हो, तो आपके ऊपर 3 गुना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची में 3 गुना आपके ऊपर लगाम लगेगा। मैंने ड्यूटी 3 गुना से बढ़ा दी गई है, जिससे कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम पाकिस्तान के अंदर कोई इंपोर्ट ना करे, उन्हीं की जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बच जाएं। पाकिस्तान में मिनिस्टर्स भी गाली खा रहे हैं। एक मिनिस्टर ने बोल दिया कि भैया आप चाय कम पीजिए, कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें।
क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि अब चाय भी पीना छोड़ दे, कल बोलोगे कि सांस लेना भी छोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। तो बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर भी इस पॉलिटिकल क्लास को लेकर। लेकिन क्या पॉलिटिकल क्लास इज ऑल्सो टू ब्लेम? एंड दैट ब्रिंग्स अस की तीसरी वजह जिसकी वजह से आज पाकिस्तान डूब रहा है। क्योंकि आप जब कट्टरपंथी की पॉलिटिक्स करोगे, रिलीजन की पॉलिटिक्स करोगे, कंस्पिरेसी की पॉलिटिक्स करोगे, और इस कगार पर पाकिस्तान आज आके खड़ा हो गया है कि एक स्टेलमेट सा बन चुका है। अगर आप जल्दी से पिछले कुछ महीनों की हरकतें देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस में पाकिस्तान सिंक कर रहा है। मार्च के महीने से ही इस साल में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। इमरान खान को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन होना है, फाइलिंग ऑफ मोशन उसके बाद हुआ, कांस्टेंट रैलीज, ड्रामेटिक इंट्रीग, सुप्रीम कोर्ट तक बात जा रहा है। यह सब लेकर ही देश बिजी था। अप्रैल में पाकिस्तान के पास नई सरकार भी आ गई, इमरान खान को बाहर भी निकाल दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। लेकिन क्या उसके बाद स्टेबिलिटी आई? ऑपोजिशन पार्टी तो बस यही बोल रही थी कि इमरान खान को हटाओ। अरे ठीक है भैया, इमरान खान हट गए क्योंकि वो मिलिट्री वोटेड लीडर थे, इलेक्टेड नहीं थे, अच्छी बात है, हट गए। लेकिन आपका प्लान उसके बाद क्या था? वो तो था ही नहीं। इसीलिए आपदा में अफसर देखते ही इमरान खान जैसे ही बाहर गए, उन्होंने भी धावा बोल दिया, उन्होंने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया, बोला कि जल्दी इलेक्शन कराइए। जून के महीने में फ्रेश एलिगेशन आ गए इमरान खान के अगेंस्ट कि भैया उनकी बीबी बुशरा बीबी और उनके जो दोस्त हैं फराह गोगी, उन्होंने बिलियंस कमाए हैं जबकि उनकी सरकार पावर में थी। तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चलता रहा, रैली का सिलसिला चलता रहा। और उसी के बीच में, थैंक गॉड, लेकिन उसी के बीच में पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जनरल बाजवा, उन्होंने तो ये कह दिया कि देखिए इसमें अभी आर्मी तो दखलंदाजी नहीं देगी, क्योंकि इस सब सिचुएशन में ऐसे होता है कि इसके ऊपर फिर आर्मी आकर दखलंदाजी दे देती है और मामला पूरा खत्म हो जाता है डेमोक्रेसी के लिए। तो अभी डेमोक्रेसी तो है लेकिन हाईली अनस्टेबल है, और इमरान खान एक के ऊपर एक निशाने दाग रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार उल्टा उनका यूट्यूब बैन करने की कोशिश कर रही है, चैनल्स बैन करने की कोशिश कर रही है, मीडिया को स्टाइफल करने की कोशिश कर रही है, और यहां तक एलिगेशंस हैं कि जो इमरान खान के खास लोग हैं, जो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर भी किया गया है। तो इतने बड़े क्राइसिस के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इमरान खान की जिम्मेदारी भी है कुछ हद तक। ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके भी रहे हैं और उनसे पहले भी रहे हैं, ठीक किसी ने नहीं किया है, बस ब्लेम गेम ही चल रहा है। लेकिन इसमें पिस रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लोग। इस सब सिंकिंग में इंडिया और हमारे पूरे एशिया के लिए क्या मैसेज है? छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करता हूं जाने से पहले। हर साल जैसे ही समर का महीना आता है, इंडिया में साइंटिस्ट हिमालयन माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, और एक छोटा शिगरी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, वहां वो जाकर अपने रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं जिससे चेक कर पाए भाई ग्लेशियर में टेम्परेचर क्या चल रहा है, एयर, सॉइल, सरफेस आइस फॉर्मेशन कैसा चल रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, सीजनल स्नो मेल्ट कैसा हो रहा है। इस साल इतना ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। इतना ग्लेशियर मेल्ट हुआ कि उनका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग स्टेशन ही बह गया, उनको अवशेष तक नहीं मिले उस स्टेशन के, उनको समझ में नहीं आया हुआ क्या। तो यह मत सोचिए कि यह सिर्फ पाकिस्तान में आज हो रहा है, यह पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा आने वाले टाइम में होने वाला है। और अगर आप वर्ल्ड बैंक की एक बात करें, वर्ल्ड बैंक कहती है 2050 तक ये जो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, अप टू 1.5 बिलियन, ये जो 1.7 बिलियन पॉपुलेशन है साउथ एशिया का, जिसमें इंडिया का मेजर पॉपुलेशन है, दे विल बिकम वनरेबल टू ड्विंडलिंग वाटर सप्लाई, क्योंकि एक जगह आएगी बाढ़ और बाढ़ के बाद आएगी सूखा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है जो आज पाकिस्तान में दिख रहा है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में भी हो सकता है। तो ये बात समझ लीजिए, क्लाइमेट चेंज इज हियर। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होनी होगी, हमारी तैयारी स्ट्रांग होनी होगी कि इससे डील कैसे करें, क्योंकि ऐसी आपदा आएगी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन कि आपदा आने कब वाली है, इस साल, अगले साल या 2-3 साल बाद। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।